हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10th मैथमेटिक्स में टर्म 1 के सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट, फॉर्मूला, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला याद रखने का तरीका और भी बहुत कुछ। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जुड़े रहें। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम जल्द से जल्द डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। देखिए, चैप्टर 1 रियल नंबर्स में सबसे पहले हमें नंबर्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें नंबर्स काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हैं तो हम इस चैप्टर्स को इजीली कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? ऐसे नंबर जिसे हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द कंडीशन Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड PQ आर इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और ये P और Q दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। इर्रेशनल नंबर की हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते विद द कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ आर इंटीजर्स। तो इसे हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे हम सर्ट्स वगैरह में, जैसे √2 क्यूब रूट में, या पावर 1/4 पावर 1/5 इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसे हम डेसिमल में नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि नंबर्स को लिखने के सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि P/Q फॉर्म हो, उसमें हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में, रेडिकल सर्ट्स की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो इरेशनल नंबर होंगे उसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में होगा। ये आप छोटी छोटी बातें याद रख लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में MCQ टाइप क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी ये। तो अगर आपके पास एक नंबर हो जैसे 3.1279 और दूसरा नंबर हो 3.1279 और आगे ये डॉट लगे हुए हों, तो ये तो नंबर हमारे पास एक रैशनल नंबर हो गया, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसी में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो, जैसे 3.121212 और फिर डॉट लगे हों, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये फिर दोबारा से रैशनल नंबर्स की फॉर्म में है। फिर हम समझेंगे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। कौन से फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते और 2 से कम भी नहीं हो सकते, इसीलिए 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहते, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। अगर मान लीजिए हम 2 की बात करें तो 2 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 है और इसका फैक्टर 2 है। तो 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा और कोई सा भी इवन नंबर हो और प्राइम नंबर भी हो, ऐसा नहीं होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर में 2 है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। जब कंपोजिट नंबर होंगे तो इसमें हम बोलेंगे ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर मोर देन 2 हों, मतलब उसके फैक्टर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होंगे। जैसे हम एक नंबर लें 4, तो इसके फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है, तो 3 इसके फैक्टर बने, तो अब ये अपने आप में एक कंपोजिट नंबर बन गया। तो 1 को जो हम प्राइम नंबर भी नहीं कहेंगे और 1 को हम कंपोजिट नंबर भी नहीं कहेंगे। फिर हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। देखिए, को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स जिनमें HCF जो है वो 1 हो, मतलब कि उनमें कुछ भी दोनों में आपस में कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए 2 एंड 3, 2 और 3 में हम देखेंगे तो 2 को लिखेंगे 1 × 2, 3 को लिखेंगे 1 × 3, तो दोनों में 1 ही कॉमन है। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आए, इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिनमें सिंप्लीफाई करने के बाद लीस्ट नंबर ही बन जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10/14 है, तो ये 10/14 को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 जा 2 7 जा, तो अब ये 7 और 5 जो है ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है। इसे हम फर्दर
सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते तो ये अपने आप में को प्राइम नंबर हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखने के लिए चाहिए कि एवरी कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो प्राइम फैक्टर जो है वो किस तरह से है। तो मान लीजिए जैसे हम लोग एक नंबर लिखते हैं 6 को हम लिखेंगे 2 × 3, या इसे हम 3 × 2 लिख दें, लेकिन दोनों ही ये 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। इसमें 2 1 टाइम आया है, 3 1 टाइम आया है, इसमें यही अपने आप में एक यूनिकनेस है। इसे हम ऑर्डर चेंज करते हैं 2 × 3 या 3 × 2 तो कुछ भी फर्क नहीं होगा। यही अपने आप में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब हम बात करते हैं HCF, LCM और उनके कुछ रूल्स की। देखिए HCF, LCM के बारे में आपने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा होगा। HCF जिसे हम GCD भी कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, मान लीजिए जैसे 6 और 8, तो इसमें हमें फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमें लेना है। तो जैसे मान लीजिए 6 को हम लोग लिखते हैं 2 × 3, 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ही इनका HCF हो गया। ये इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे इस HCF का मीनिंग ये हुआ कि जो 6 है और 8 है इसको हम दोनों को ही 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी जो नंबर है वो डिविजिबल होगा HCF से, यही उसका मीनिंग है। वैसे तो कोई भी नंबर 1 से भी डिवाइड होता है, दोनों इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड होंगे। अगर फिर हमें ये देखना होगा कि सबसे बड़ा नंबर क्या है जिससे वो डिविजिबल है। फिर हम बात करेंगे LCM की। LCM भी आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। कोई भी दो हमें फ्रैक्शन को ऐड करना होता तो हम LCM के थ्रू ही करते थे। जैसे मान लीजिए 2/7 + 3/5, तो हम यहाँ पे 35 LCM लेते थे। इसका मतलब 35 जो है वो 7 से भी डिविजिबल है और 35 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है। तो जो हमारे पास LCM होगा वो नंबर 1 और वही LCM नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। दोनों नंबर से वो डिविजिबल होगा तभी वो LCM बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर में देखिए जो फैक्टर जो भी नंबर्स होंगे 6 और 8 या तो उनसे छोटे वाले नंबर के इक्वल होगा या उससे कम होगा। लेकिन जो LCM हमें चाहिए वो या तो वो जो बड़ा नंबर है जैसे यहाँ पे 7 है उसके इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपको LCM और HCF गिवन होगा, फर्स्ट नंबर गिवन होगा, आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना होगा, 2 नंबर गिवन हो गए, HCF गिवन होगा, LCM फाइंड आउट करना होगा। तो आप इस मेथड के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, कि हम उसको किसी तरह से डेसिमल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखना होगा कि जो भी हमारे पास P/Q फॉर्म में होगा, मतलब कि रैशनल नंबर होगा, हम उसी को ही डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेसिमल में जो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये रैशनल नंबर है तो 2 तरह से ही हम कर पाएंगे। एक तो हम टर्मिनेटिंग कर पाएंगे और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर पाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से करना है वो आप डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास 3/5 है और हमसे पूछा जाता है कि इसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये अपने आप ही सिंप्लीफिकेशन हुआ पड़ा है। तो इसके बाद हमें देखना होगा कि इसके फैक्टर क्या है डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर के फैक्टर 5⁻1। तो अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे तो वो अपने आप में टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ आ सकता है या इन्हीं के साथ भी कुछ और ऐड करके आए देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2/7 हो तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो बनेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनेंगे। हालांकि ये रैशनल नंबर ही है लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितने डेसिमल के बाद
वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 3.1829, अब ये डेसिमल के 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऊपर एक नंबर है 43/2⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻1। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि नीचे जो है हमारे पास नीचे 10 बनता है या नीचे हमारे पास 100 बनेगा या नीचे हमारे पास 1000 बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अगर यहाँ पे 1000 बनता है तो 1 2 3 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2⁻³ जो है वो सबसे बड़ी पावर है, तो ये 3 नंबर के बाद इसका टर्मिनेशन होगा। तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस दिस नंबर विल टर्मिनेट। तो ये वो हमारे पास चैप्टर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। देखिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल समझना होगा। पॉलिनोमियल्स हमारे पास कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी कि उसके जो वेरिएबल्स हैं, मतलब x, y और z की जो पावर है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स में होगी। मान लीजिए हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे x की जो पावर है वो नेचुरल नंबर में ना हो, जैसे मान लीजिए 3/x प्लस 5x इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो पावर है वो -1 है। इसको हम x को ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये अपने आप में नेचुरल नंबर में इसकी पावर नहीं है x की, तो ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है ऑफ वेरिएबल वो उसकी डिग्री बन जाएगी। जैसे हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसकी जो जनरल फॉर्म लिखी जाती है वो हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे देखिए फिर हम बात करेंगे इसमें जीरोज के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का मीनिंग क्या है और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3, तो इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि जिससे 2x प्लस 3 जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। मतलब कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करें। तो यहाँ पे इसका मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो हम x की वैल्यू -3/2 अगर यहाँ पे पुट कर दें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इसका 0 बना हमारे पास -3/2। ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल था तो इसमें एक ही 0 आया। लेकिन अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इसमें 2 जीरोज होंगे, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें 3 जीरोज होंगे। अब जीरोज किस किस तरह से होंगे वो हम जनरली लेट करते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको जीरोज को अल्फा और बीटा मान लेते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले को अल्फा, बीटा और गामा हम लोग लेट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो वेरिएबल है उनके। यहाँ पे आप लोग एक बात और देख लीजिए कि हमें किस तरह से जीरोज फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल लीनियर पॉलिनोमियल था तो उसको इक्वल 0 लिख दिया। इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके भी हम फैक्टर बना के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह के थ्रू जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूबिक के भी सेम मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब हमें रिलेशनशिप बताना है। यहाँ पे देखिए पहले हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। इसके जीरोज हम लोगों ने लेट किए हैं अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसे हम अल्फा बीटा बोलेंगे उसकी वैल्यू होगी c/a। ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
अब ये भी अगर आपको भूल जाता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इन सभी को ए से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखो बी अपॉन ए और ये सी अपॉन ए, ये फर्स्ट वाला प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। तो एक हमारे पास आ गया माइनस बी अपॉन ए और दूसरा हमारे पास आ गया सी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए हमारे पास उनका सम है और सी अपॉन ए हमारे पास उनका प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना हो, अगर हमें बनाना हो, तो किस तरह से बनाएंगे, यहीं पे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये भी हम लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हैं अगर हमें ये गिवन है कि यहाँ पे जीरोज की वैल्यू क्या है या फिर उनका सम जो है और प्रोडक्ट है वो गिवन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्यूबिक की। क्यूबिक के लिए हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल होगा, इसके जीरोज हम लोग लेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहाँ पे इनको एडिशन बनाएंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और थर्ड हमारे पास होगा उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम देखिए, आप यहाँ पे ए से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो फर्स्ट वाला हो गया माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड वाला हो गया हमारे पास सी अपॉन ए और थर्ड वाला हमारे पास हो गया माइनस डी अपॉन ए। इसी तरह से इसमें हम क्यूबिक पोलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर हम लोग जनरल फॉर्म देखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे हमने दो इक्वेशन लेनी है, दूसरी इक्वेशन भी हमें बनानी है जो कि ए बी सी की फॉर्म में होगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे a1 b1 c1 लिख देंगे एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन होंगी जो टू वेरिएबल्स में है और लीनियर इक्वेशन है, ये उनका जनरल फॉर्म होगा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, लीनियर में है, तो इनका अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ पे हम लोग यूं मान सकते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन अगर हैं तो उनको अगर हम लोग ग्राफिकली बनाएं तो देखिए ग्राफिकली दो स्ट्रेट लाइन आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं, ये दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं और ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती हैं कि अगर हम दो लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की अगर बात करें तो देखिए सॉल्यूशन जो है यहाँ पे अगर ये पैरेलल लाइन है तो इस लाइन के इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन है, इसके ऊपर जितने पॉइंट हैं इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन है। 1 के सॉल्यूशन 2 के साथ या 2 के सॉल्यूशन 1 के साथ बिल्कुल मैच नहीं करते, तो यहाँ पे उस केस में जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं दो इक्वेशन में तो कॉमन सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे उन दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो अगर यहाँ पे पैरेलल लाइन है तो उनमें नो सॉल्यूशन होगा। अगर वो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग इस तरह से भी हम लोग जनरली याद रखते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इधर भी है तब भी ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उस केस में एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ है उसके ऊपर लाई करेगा, इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 2 को भी करेगा। तो इंटरसेक्टिंग अगर 1 पॉइंट पे है तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और अगर वो कोइंसिडेंट्स हैं, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को, तो इक्वेशन 1 के इक्वेशन 2 के सारे जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन है वो आपस में मैच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि पैरेलल लाइंस हैं, हो सकती हैं। फिर दूसरा हो सकता है इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो सकता है, और दूसरा ओवरलैप हो सकता है जिसको कोइंसिडेंट हम लोग कहते हैं। तो अगर पैरेलल लाइन है तो आप यूं समझ सकते हैं कि इस तरह से दो इक्वेशन होंगी, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट इस तरह से होगी। आप इस टॉपिक को काफी अच्छी तरह से समझिए, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओवरलैप करती है तो आप फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को भी उसी के साथ उसके ऊपर मान सकते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन है तो हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा,
ओवरलैप करती है, कोइंसिडेंट है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो इसके कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नो सॉल्यूशन के केस में क्या कंडीशन होगी। तो नो सॉल्यूशन के केस में ए, बी और सी में क्या होगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इनके रेशियो में ये रिलेशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए सब कुछ सेम होगा। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन बिल्कुल सेम होंगी, बस पहली इक्वेशन ये हो सकता है कि सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो। B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये कंडीशन आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपके पास इक्वेशन आएगी, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे P होगा, K होगा, कुछ ऐसे अल्फाबेट होंगे, फिर आपसे बोला जाएगा कि अगर वो नो सॉल्यूशन है या उसमें इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट है या यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे P की वैल्यू और K की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये पर्टिकुलर कंडीशन जो गिवन है वो आपको अप्लाई करके फाइंड आउट करनी होगी इसकी वैल्यू। फिर इसके बाद आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का आप सिंपल सा मीनिंग समझिए कि ऐसी लाइंस जिनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब जिनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन किसका फाइंड आउट कर सकेंगे, सॉल्यूशन हम ये इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट और ओवरलैप का फाइंड आउट कर पाएंगे, और नो सॉल्यूशन के लिए अगर वो पैरेलल लाइन है तो हम कर पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कि हम मेथड्स टू फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के मेथड। तो देखिए मेथड एक तो हमारे पास ग्राफिकली मेथड होता है और एक हम एल्जेब्रिकली के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। एल्जेब्रा में भी फिर आगे 3 मेथड हैं, एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है और एक हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो यहाँ पे आपके पास मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके पास 2 इक्वेशन आएंगी और बोला जाएगा कि इनके सॉल्यूशन कौन से हैं। तो उनके सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरा आप ऑप्शन से भी उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो उसके ऑप्शन होंगे, उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और साथ में इसके बाद जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम है वो भी आप थोड़ा सा उसको डिस्कस करके जाइए, पढ़ के जाइए, क्योंकि उस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे ट्राइंगल की छोटी छोटी बातें इसमें डिस्कस नहीं करनी, सिंपल आपको सिमिलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि 2 ट्राइंगल या 2 डायग्राम जो सिमिलर हैं वो किस तरह से हैं और उनके बेस जो प्रॉपर्टीज होंगी कैसे होंगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो हमने 2 चीज देखी थी, एक तो कॉन्ग्रुएंसी और अब हम देख रहे हैं सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को समझने के लिए हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा कि एक डायग्राम है, उसकी शेप होगी और उसका साइज होगा। 2 चीजों से वो डायग्राम बना हुआ होगा। शेप, अगर यहाँ पे हम 2 कंपेयर कर रहे हैं, 2 ट्राइंगल को, 2 क्वाड्रिलेटरल को, 2 सर्कल को, किसी भी 2 डायग्राम को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी शेप अगर सेम है और साइज भी सेम है या इक्वल है तो वो बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर उनकी शेप सेम है और जो साइज है वो स्मॉल और बिग हो सकता है, मतलब कि वहां पे छोटे बड़े साइज हो सकते हैं, तो साइज किस तरह से होंगे कि उनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होगा, तो वो बन जाएंगे अपने आप में सिमिलर। आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे हमने 2 सर्कल लिए और दोनों ही हमने 3-3 सेंटीमीटर के लिए, वो तो बन गए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट क्योंकि उनकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। एक हमने सर्कल लिया 3 सेंटीमीटर का, एक लिया हमने 4 सेंटीमीटर का, यहाँ पे दोनों की शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये हमारे पास हो गए सिमिलर। तो यहाँ पे हम डिस्कस जो करेंगे वो हम सिमिलर के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायग्राम है, पर्टिकुलरली हम ट्राइंगल की बात करें तो 2 डायग्राम है, 2 ट्राइंगल है हमारे पास ABC एंड PQR। तो यहाँ पे अगर ये दोनों अपने आप में सिमिलर है, सिमिलर का साइन यूं होगा, तो यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल P के साथ इक्वल होगा, B एंगल Q के साथ इक्वल होगा और C एंगल R के साथ इक्वल होगा। कोरिस्पोंडिंग एंगल्स वो अपने आप में इक्वल होंगे
और फिर इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा, और वो जो थर्ड पेयर है ए सी अपॉन पी आर उसके इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके जो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि अगर दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो हम उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स जो हैं उनको तो इक्वल बताएंगे, और कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं उनको हम सेम रेशियो में बताएंगे या प्रोपोर्शनल बताएंगे। लेकिन अगर इनकी साइड्स इक्वल हो जाती हैं कोरिस्पोंडिंग तो वो सिमिलर ना रह के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अब ये क्या क्राइटेरिया है कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो इसमें क्राइटेरिया है ए, जिसे हम ए सिमिलरिटी के थ्रू भी कह सकते हैं। एस साइड्स एस गिवन हो, तो यहाँ पे अगर हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स में कोरिस्पोंडिंग तीनों एंगल्स इक्वल गिवन हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर होंगे। दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन गए तो फिर उसके बाद में उनकी जो साइड्स हैं उनका सेम रेशियो होगा। अगर हम साइड्स की बात करें, अगर हमें सिर्फ ये गिवन है, एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनकी जो साइड्स का रेशियो सेम है, यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, हमने कॉन्ग्रुएंट में इक्वल बतानी है, लेकिन सिमिलर में हमने ये बताना है कि उनकी जो फर्स्ट वाली साइड है का पेयर ए बी और पी क्यू का रेशियो, फिर सेकंड वाले का बी सी और क्यू आर, फिर थर्ड वाली ए सी और पी आर, अगर ये अपने आप में इक्वल है इनका रेशियो तो ये अपने आप में सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर हैं तो उसके बाद हम ए को पी के, बी को क्यू के और सी को आर के इक्वल कह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एस ए एस की, तो इस एस ए एस में क्या होगा, इसमें हमारे पास एक साइड का पेयर दूसरी साइड का पेयर सेम रेशियो में होगा, और उनके बीच में जो एंगल बनता है, जैसे मान लीजिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो अगर हमें ए बी और पी क्यू का रेशियो, ये फर्स्ट वाली साइड, और साथ में बी सी और क्यू आर का रेशियो इक्वल गिवन है, और साथ में इनके बीच में जो एंगल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि एस ए एस के थ्रू जो होगा ये अपने आप में सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। और जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाकी कंडीशन भी हम लोग इक्वल या सेम रेशियो में बता सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है थ्योरम्स की, तो थ्योरम्स के यहाँ पे डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो थ्योरम में आपको उनके जो मीनिंग है उसको समझना पड़ेगा और उसका जो रिजल्ट है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीपीटी की, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो देखिए बीपीटी में क्या होगा, हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि क्या गिवन होगा और क्या रिजल्ट होगा। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, आप यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं डी और ई, जिससे कि ये डी ई और बी सी पैरेलल बन जाए, तो यहाँ पे डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। जब ये पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी और डी बी का रेशियो और ए ई और ई सी का रेशियो इक्वल होगा, ये गिवन है और ये हमारे पास रिजल्ट है। ये हो गया पीपीटी। अगर हम यहाँ पे ए डी ई ट्राइंगल को ए बी सी के साथ सिमिलर करें तो सिमिलैरिटी अप्लाई होगी, बीपीटी अप्लाई नहीं होगा। फिर हम बात करें कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्ज, यहाँ पे भी हमें एक ट्राइंगल गिवन होगा ए बी सी, और यहाँ पे देखिए हमें ये गिवन होगा और ये रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हमें ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, मतलब कि ये दो साइड्स हैं उनका सेम रेशियो में डिवीजन है, ये हमें गिवन है। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इस तरह से जो डी ई है वो पैरेलल बन जाएगी बी सी साइड के साथ। फिर हम बात करते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यू सैंपल पेपर वगैरह में बने हुए हैं। तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास अगर हैं सिमिलर तो उनके एरिया का रेशियो क्या बनेगा। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर दो ट्राइंगल हैं और ये दोनों ही सिमिलर हैं, तो हम ये कह सकते हैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कोरिस्पोंडिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू है, उनका रेशियो निकाला उसके स्क्वायर के इक्वल। आप चाहे तो दूसरा पेयर भी ले सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर उसके इक्वल, ए सी अपॉन पी आर उसके इक्वल। तो इस तरह से एरिया जो होगा ए बी सी अपॉन पी क्यू आर का वो उनके
कोरिस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन है कि दोनों का हमें एरिया गिवन है, इसकी ये साइड गिवन है, ए बी पी क्यू बताना है। फर्स्ट का एरिया गिवन है, दोनों साइड्स की लेंथ गिवन है, सेकंड का एरिया बताना है। तो यही हम लोगों ने अप्लाई करना है। फिर हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने क्लास 7 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले एक चीज हम लोग और समझेंगे, वो क्या है कि हमारे पास कोई भी अगर एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, बी पे 90 डिग्री है और बी से ही हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाते हैं डी पर, सॉरी ए सी पर बी डी। तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गए, दोनों ही राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के साथ, पूरे कंप्लीट के साथ। ट्राइंगल सेकंड वाला जो है वो भी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के साथ। और इन दोनों से हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल फर्स्ट वाला और ट्राइंगल सेकंड वाला भी सिमिलर होंगे। ये फर्स्ट वाला कंप्लीट के साथ सिमिलर, सेकंड ट्राइंगल जो है वो भी कंप्लीट के साथ सिमिलर, तो जिसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को आइडिया है कि इसमें जिस पे 90 डिग्री बनता है उस पे जो दोनों साइड हैं उनका स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और जो 90 के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इस पे बेस्ड भी एमसीक्यू काफी बनते हैं। अब देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल गिवन होगा, राइट ट्राइंगल नहीं होगा वो, ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, अगर ये हमें गिवन हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी सिंगल साइड है जिसका स्क्वायर इक्वल है तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एक कंसेप्ट और भी है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल सिमिलर है, आप इस कंसेप्ट को याद भी रख लीजिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं। तो यहां पे अगर हम एक मीडियन बना दें डी एंड एस, तो इस साइड का रेशियो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो उनके मीडियन के भी रेशियो के इक्वल होगा। अगर हम यहाँ पे एल्टीट्यूड बना दें, मान लीजिए ई एंड टी, तो वो उनके एल्टीट्यूड के भी इक्वल होगा। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग करेंगे वो ए और बी पॉइंट जो अगर हमें गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, जो इनके x कोऑर्डिनेट हैं उनका आपस में सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर कर दीजिए, और जो y कोऑर्डिनेट हैं उनका भी सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर कर दीजिए, और इन दोनों को ऐड करके होल अंडर रूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस में हमें ये हेल्प करेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम ओरिजिन से कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए एक्स वाई, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, तो इसका डिस्टेंस हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप याद रख लीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कोई भी एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो उसका डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो किस तरह से होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी होगा जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे, और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किस टाइप का ट्राइंगल है, स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, या राइट ट्राइंगल है, या आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो आप याद रख लीजिए, किसी भी तरह का ट्राइंगल बताने के लिए आपको ए बी, बी सी और सी ए, इनकी वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करनी होगी। अब इसकी कंडीशन क्या है, स्केलिन के लिए ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए। जब हम बात करेंगे आइसोसेलेस की, तो आइसोसेलेस में क्या होगा, एनी टू साइड्स आर इक्वल।
कोई सी भी दो साइड इक्वल हो जाएंगी और इक्विलेटरल में हम लोग क्या लिखेंगे कि तीनों साइड ए बी बी सी एंड सी ए वो इक्वल होनी चाहिए। जब बात आएगी राइट ट्राइंगल की, तो राइट ट्राइंगल में यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सी भी दो साइड का स्क्वायर करके सम, वो थर्ड साइड के, मतलब यहाँ पे अगर हमें पाइथागोरस वाली कंडीशन पूरी होती है तो हम कहेंगे राइट ट्राइंगल है। लेकिन याद रख लीजिए यहाँ पे हमने साइड्स निकाली हैं, यहाँ पे उनका स्क्वायर किया है। ये जरूरी नहीं है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो। कोई सी भी दो साइड का स्क्वायर का एडिशन अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है दैट मीन्स वो राइट ट्राइंगल है। लेकिन अगर हमें आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के बारे में बात करनी है तो ये कंडीशन तो पूरी होगी, साथ में एनी टू साइड्स आर इक्वल, कि दो साइड इक्वल भी हो और पाइथागोरस वाली कंडीशन भी पूरी हो, तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछा जाएगा कि हमें फोर साइड्स गिवन है ए बी सी एंड डी। अब क्वाड्रिलेटरल किस किस टाइप के बन सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, आपको फोर साइड्स और टू डायगोनल्स ये आपको फाइंड आउट करने ही होंगे, तभी आप ये जज कर पाएंगे कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। ए बी बी सी सी डी एंड डी, चारों साइड आप लोगों ने फाइंड आउट की और दोनों डायगोनल आपने बी डी और ए सी भी फाइंड आउट किए। तो इसके बाद किस तरह से बन सकता है, देखिए एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन सकता है, एक हमारे पास रेक्टेंगल बन सकता है, एक हमारे पास रोम्बस बन सकता है और एक हमारे पास स्क्वायर बन सकता है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि दो साइड्स, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, दोनों पेयर, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ही हम लोग साइड्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि इसमें चारों साइड इक्वल बनती हैं या अपोजिट साइड्स इक्वल बनती हैं। इसमें रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे ही चारों साइड आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास या तो ये ग्रुप होगा या ये ग्रुप होगा। उसके बाद जैसे ही डायगोनल करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में जो है वो डायगोनल्स इक्वल होंगे, स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होंगे, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स नॉट इक्वल और रोम्बस में भी डायगोनल्स नॉट इक्वल। तो ये आपको याद रखना होगा। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 3 4 5 1 -2 और इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप इसकी साइड्स वगैरह निकालने की कोशिश ना करें, सिंपल सा एक मेथड बनाएं कि इसका जो ये डायगोनल है और दूसरा डायगोनल है वो दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारे पास अगर मैं इसको ए बी सी और डी पॉइंट लेट कर लूं तो जो ए सी का मिड पॉइंट है वही बी डी का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। अभी मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला अभी हम आपको बताएंगे। तो अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला, कोई भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसको पॉइंट पी है, वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम लोग ने यहाँ पे ये नहीं बोला कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और उन दोनों का रेशियो हम m1 और m2 मान लेते हैं। सेक्शन का मतलब यही होता है कि उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं वो इक्वल होंगे सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे m1 जो है वो दूर वाले x2 से मल्टीप्लाई होगा, m1 x2, और यहाँ पे जो m2 की बारी है वो x1 के साथ। सो m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, बिल्कुल सेम मेथड से y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें कभी रेशियो पूछा जाएगा कि किस रेशियो में डिवाइड होता है, कभी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे, कभी दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन होगी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट आप लोगों ने लेने हैं x,0, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट आप लोगों ने लेने हैं 0,y। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करेंगे मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला की। अब मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग ए बी जो है P उसका मिड पॉइंट कर दे तो इसका मतलब AP और BP इक्वल होगा। तो इसका मतलब इनको जो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, आप M1 और M2 की जगह M पुट कर देंगे
तो यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, इनके जो x वाले कोऑर्डिनेट हैं आप उन दोनों को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 दोनों को ऐड कीजिए डिवाइडेड बाय 2। ये इसका मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला होगा। अब हम बात करेंगे सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड किसी भी एक ट्राइंगल में इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा 3 मीडियंस का। तो मान लीजिए मीडियन क्या होगा, BC का एक मिड पॉइंट लिया, उसको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया, तो BD एक मीडियन है। AC का मिड पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया BE, और AB का मिड पॉइंट F अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया। तो जहाँ पे तीनों आपस में मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं वही सेंट्रोइड होगा। तो यहाँ पे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए हमने इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3 हम लोगों ने लेट किए। तो यहाँ पे सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होंगे इसे मैं p लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए x1 x2 x3 आप इन तीनों को ऐड कीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास बन गए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे जो ये AD है पॉइंट P इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 हम उस साइड का लेंगे जिधर ट्राइंगल का वर्टिसेस है, और D हम 1 उस तरफ लेंगे जिधर मीडियन का मिड पॉइंट है। तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर 7। अब हम लेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक दो पॉइंट्स को क्लियर रखना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक ट्राइंगल लेते हैं, वो राइट ट्राइंगल होगा तभी हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इसे हम ABC नाम देंगे ट्राइंगल को, और मान लीजिए हम इस एंगल A को कंसिडर करते हैं, उसको हम थीटा मान लेते हैं। तो जिस भी एंगल के बारे में बात की जाएगी जो कंसिडर करेंगे उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर हम लोग मानेंगे। 90 के सामने वाली साइड जो है वो हम हमेशा हाइपोटेन्यूज लेट करेंगे, और जो थर्ड साइड रह जाएगी वो बेस। अगर मान लीजिए मैंने एंगल C को कंसीडर किया होता तो AB जो होता वो परपेंडिकुलर होता, AC हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, और इसमें जो BC बन जाता वो बेस बन जाता। तो यहाँ पे जो इनके साइड्स के जो रेशियो हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनके नेमिंग की हुई है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा जो होगा वो हम लिखेंगे P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस को लिखेंगे B/H और टेन को हम लिख देंगे P/B। अब इनके रेसिप्रोकल होंगे वो आप याद रख लीजिए। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक थीटा होगा। तो इसके लिए हम H/P लिखेंगे, सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे H/B, और यहाँ पे हम कोट थीटा को लिखेंगे B/P। ये उनके साइड्स के अकॉर्डिंग हो गया। इस पे बेस्ड भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि आपको यहाँ पे एक एंगल के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे हम इसे 3 सेंटीमीटर दे देंगे, ये 4 सेंटीमीटर दे देंगे, और आपसे पूछा जाएगा साइन A फाइंड आउट कीजिए, कोस C फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले आप उसके लिए जो रिक्वायरमेंट अगर हाइपोटेन्यूज किया तो पाइथागोरस से वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इन रेशियोज के अकॉर्डिंग आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि साइन थीटा जो है वो 1/कोसेक कोसेक थीटा के इक्वल है, कोस थीटा जो है वो 1/सेक सेक थीटा के उसका रेसिप्रोकल है, एंड टेन थीटा जो है वो 1/कोट कोट थीटा के इक्वल है। फिर आपको याद रखना है कि जो टेन थीटा है उसको अगर हम साइन और कोस में कन्वर्ट करें तो ये sin/कोस थीटा हो जाता है, एंड कोट थीटा इज cos/sin। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में याद रखना है। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए आपके पास साइन है, कोस, टेन। अगर आप इन तीनों की ही वैल्यू याद रख लेते हैं तो बाकी वैल्यूज तो इनके रेसिप्रोकल के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें वैल्यू अवेलेबल है 0 डिग्री के लिए है, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन, आपको साइन का सिर्फ फर्स्ट लाइन याद रखनी है, बाकी कोस और टेन की इजीली याद हो जाती है। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। अब जो कोस की लाइन है, आपने साइन में तो 0 से 1 तक पहुंचे, कोस में क्या होगा इसका रिवर्स चलेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे आप √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2,
फिर 1/2 और फिर 0। तो आप यूं भी कह सकते हैं, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री पर जाने पे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होगी। तो वो इंक्रीज होगी, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अगर हम लोग ले जाते हैं तो वो डिक्रीज होगी। टेन के लिए देखिए साइन अपॉन कोस कर सकते हैं, तो याद रखने का इजी तरीका है, आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए, लास्ट में लिख लीजिए नोट डिफाइंड, सेंटर में लिख लीजिए 1, यहाँ पे आप लिखिए 1/√3 और यहाँ पे √3/1 मतलब √3। और बाकी जो वैल्यूज हैं वो आप इनके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जैसे कोसेक के लिए 1/0 मतलब नोट डिफाइंड, 2/1 √2/1 2/√3 एंड 1। इसी तरह से सेक के लिए और टेन के लिए आप इनके रेसिप्रोकल कर सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज आपको सिर्फ एक ही दी हुई है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूं तो कोस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करते हैं देन साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी आपने याद रखना है, इस पे बेस्ड भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। देखिए सर्कल से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट हम लोगों ने पहले की क्लासेस में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ मैं एक राउंड लगा के आऊँ तो इसे हम पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, जो कि 2πr के इक्वल होगा। अगर मैं हाफ राउंड लगाऊं देन 2πr/2। लेकिन अगर हम एक डी की शेप में जाएं इस तरह से, तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो πr हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये r और ये 2r। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आप के कंसेप्ट को जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे आप एक पॉइंट और भी देख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया 1 राउंड में, तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया और इस तरह से मैंने 10 राउंड लगाए, तो 2 × 10 मतलब 20 मीटर डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया। तो डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपकी काफी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। कभी यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स पूछे जाएंगे तो आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, जो 1 राउंड में आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो 2πr होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आपके पास r गिवन होगा, राउंड्स गिवन होंगे, आप टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं। टोटल डिस्टेंस गिवन है, r गिवन है, आप राउंड्स बता सकते हैं। राउंड्स गिवन है, कितना डिस्टेंस कवर किया आप r बता सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं। फिर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है πr², मतलब कि इस सर्कल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। फिर अगर ये हाफ हो ये, तो इसका जो एरिया बन जाएगा वो πr²/2 बन जाएगा। और इसमें अगर ये हम 90 डिग्री लेके कर दें तो πr, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फिर है सर्कुलर रिंग। अब देखिए सर्कुलर रिंग क्या है। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक ये सर्कल था और इसमें से हमने ये अंदर वाला जो सर्कल है वो रिमूव कर दिया, R और कैपिटल R। फिर हमारे पास ये रिंग बच जाती है, जिसको आप यूँ समझते हैं कि जैसे एक हमारे पास सीडी अवेलेबल होती है या टायर की शेप में है, ठीक है। तो हम इसको एरिया ऑफ रिंग, रिंग मतलब सर्कुलर रिंग। तो देखिए उसके लिए करेंगे आप पूरे एरिया को फाइंड आउट करेंगे πr² और उसमें से जो पाई स्मॉल r² है वो हम लोग रिमूव करेंगे। तो देखिए पाई कॉमन आ गया, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो ये हमारे पास बन गया एरिया ऑफ रिंग। अगर मान लीजिए हमारे पास हाफ है इस तरह से, इस रिंग का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये स्मॉल r ये कैपिटल R, तो आप सिंपल से पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²/2 कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क।
लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, हम ए से लेके बी पॉइंट तक जाते हैं और इस दौरान जो सेंटर पे जो एंगल है वो थीटा बनता है। अब ये जो लेंथ है आर्क की वो बेसिकली 2 पाई आर का ही एक पार्ट है, सरकमफ्रेंस का पार्ट है, और ये पूरा कंप्लीट हमारे पास 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री के लिए हमारे पास 2 पाई आर है, 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर अपॉन 360 है, और थीटा डिग्री के लिए कितना होगा 2 पाई आर 360 मल्टीप्लाई थीटा। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क बन गई कि थीटा के लिए कितना सरकमफेरेंस होगा या कितना डिस्टेंस चलना होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। किस तरह से बनेगा वो हमने आपको बताया। यहां पे फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने एक सर्कल लिया। अब इसको काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों ने एक पिज्जा का पीस इसमें से निकाल दिया थीटा, तो ये जो डायग्राम हमारे पास बना इस तरह से पिज्जा के पीस का, ये वाला ये हमारे पास है सेक्टर, और ये जो बाकी रह गया वो भी सेक्टर है, लेकिन है हमारे पास ये माइनर और ये मेजर। अगर ये थीटा की वैल्यू 180 से कम है तो माइनर सेक्टर, और 180 से ज्यादा है तो मेजर, और अगर ये 180 डिग्री है तो ये तो हाफ सर्कल हो गया। तो यहाँ पे जो ये माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे पास सर्कल का जो एरिया है उसका पार्ट है। तो अगर हम 360 डिग्री के लिए सर्कल का पूरा एरिया लेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, 1 डिग्री के लिए लेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री होगा, और लेकिन थीटा डिग्री के लिए लेंगे देन पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। थीटा की वैल्यू अगर 180 से कम है तो ये माइनर सेक्टर, और 180 से ज्यादा है तो मेजर सेक्टर। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे थीटा 60 डिग्री गिवन है, लेकिन पूछा गया आपसे मेजर है, तो आप इसको 360 माइनस 60 300 भी पुट कर सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है, सेगमेंट हमारे पास किसी भी सर्कल में जो हमने अभी माइनर सेक्टर किया या मेजर सेक्टर किया उसमें अगर हम लोग इस ए बी कोड को ज्वाइन कर दें तो बेसिकली ए बी कोड जो है और उसके कोरिस्पोंडेंस में आर्क है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है ये कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेगमेंट है उसका मीनिंग क्या बनता है, क्या है वो। तो देखिए आर्क और कोरिस्पोंडिंग कोड उनके बीच का जो एरिया होगा वही हमारे पास सेगमेंट है। तो इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करूंगा जो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, और उसमें से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास सिर्फ यही हमारे पास एक एरिया बनेगा ये, और जो बाकी हमारे पास रह गया वो भी हमारे पास जो है वो मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फिर देखिए कि अगर यहीं पे 90 डिग्री के लिए आ जाता है तो आप इस ट्राइंगल का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो थीटा है वो 3 तरह से आ सकता है जो आपकी बुक में है 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो आपके इस सेशन के लिए 120 डिग्री तो रिमूव हो गया है, आपको 60 और 90 के लिए ही देखना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री है तो आप इस ट्राइंगल के एरिया को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे ये रेडियस दोनों इक्वल है, ये 60 डिग्री है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी एंगल मिला के 120 है तो 60 के बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, और 60 डिग्री के केस में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बनेगा वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप 90 डिग्री लेंगे तो 90 डिग्री के केस में ये रेडियस ये बीच में 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो चांसेस हैं उनको हम कैलकुलेटेड कर दें, उनको हम प्रॉपर वे में
मैथमेटिकली फॉर्म में डिफाइन कर पाए कि हाँ कितने चांसेस हैं कोई भी इवेंट होने के, कोई भी काम होने के, तो वो बनती है प्रोबेबिलिटी। इसे इवेंट के थ्रू बताया जाता है कि किस इवेंट के लिए हमें चाहिए, कौन से काम के लिए हमें चाहिए, तो इसको P के थ्रू शो किया जाता है, PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो यहाँ पे देखा होगा कि आपने कोई भी काम होने के 0% चांस है या 100% चांस है। तो प्रोबेबिलिटी हम परसेंटेज में बता सकते हैं, हम डेसिमल में भी बता सकते हैं कि 0 है या 1.0 है, या हम इसको फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं कि 0% चांस है या 1/2 है, 1/3 है, क्या है। तो प्रोबेबिलिटी सबसे कम जो हो सकती है वो 0 हो सकती है, और सबसे ज्यादा या तो 100% या 1.0 या 1। इस तरह से हम फ्रैक्शन में, डेसिमल में और इसको परसेंटेज में बता सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, या 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, या 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। पहली बात आपको याद रखनी है। तो हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में नहीं करते, हम इसको फ्रैक्शन में या डेसिमल में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब उसके होने के कोई भी चांस नहीं है, इवन 1% या 0.1% चांस भी उसके नहीं है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो तो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं, तो आप ये बोलते हैं कि उसमें 7 नंबर आ जाए, जो पॉसिबल नहीं है, तो 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0। लेकिन अगर कोई भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट मीन्स 100% है, तो वो हमारे पास श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट है। एग्जाम्पल, जैसे हमने डाइस को ही थ्रो किया, तो डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर आ सकते हैं, और आप बोलते हैं कि डाइस के ऊपर जो नंबर हो वो नंबर लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो सारे के सारे जो नंबर हैं वो वैलिड हो गए, उसके लिए आपके फेवरेबल बन गए, तो वो बन गए हमारे पास श्योर या सर्टेन इवेंट। फिर हम इसमें लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट क्या होता है, जिसे हम ई बार से शो करते हैं कि जो भी आप उसका अगेंस्ट मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी काम होने के और कोई भी काम नहीं होने के। जैसे मान लीजिए इंडिया के मैच जीतने के हम बोलते हैं ना 60% चांस है, तो इसका मतलब 40% चांस हम उसके हारने के लिए भी साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि दोनों मिला के 100% बनेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी काम के होने के और नहीं होने के टोटल मिला के 100% या 1 चांस होंगे। फिर हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की, जिसको हम आउटकम्स भी कहते हैं, कि कोई भी इवेंट होने पे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम 1 कॉइन को टॉस करें तो क्या हो सकता है। सबसे सिंपल हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर हम 2 कॉइन्स की बात करें तो उस पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब दोबारा से लिख लीजिए हेड और टेल। अब एक बार आप इनके आगे एच लगा दीजिए और दोनों के आगे आप टी लगा दीजिए, तो टोटल हमारे पास 4 आउटकम्स बने, यहाँ पे 2 आउटकम्स बने। अगर हम 3 कॉइन्स लेंगे तो आप इन्हीं को 2 बार लिखेंगे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। फिर दोबारा से लिखिए एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। आप इनके आगे एच लिख दीजिए और जो नीचे हैं उनके आगे आप टी लिख दीजिए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स बने। इस तरह से हम जितने भी कॉइन्स बढ़ाते जाएंगे उसकी पहली वाली जो आउटकम्स है उसकी पावर बनती जाएगी। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करने पे जो आउटकम्स बना है और जितने कॉइन्स हमने लिए हैं उसकी पावर। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग 10 कॉइन्स लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो उसके कितने आउटकम्स बनेंगे। एक कॉइन को करने पे 2 आउटकम्स बनते हैं, तो 10 को करने पे 2 की पावर 10 बनेंगे। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर डाइस को थ्रो किया जाए 1 डाइस को, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये टोटल आउटकम्स बने। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं कि आपने एक डाइस को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, लेस देन 3 हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, एटलीस्ट 5 हो। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 की पावर 1 बने,
तो यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो करने पे 6 की पावर 2 मतलब 36 आउटकम्स बनेंगे। अब 36 आउटकम्स किस तरह से बनेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डाइस पे आप 1 मान लीजिए, 1 से लेके 6 तक है। सेकंड डाइस पे भी 1 से लेके 6 तक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाली डाइस पे पहले 1 लेट कर लीजिए कि 1 फिक्स हो गया। तो यहाँ पे दूसरे वाली डाइस पे 1 से लेके 6 तक आप रूटीन बनाइए। तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ 6 हो, सॉरी 1 के साथ 1 हो सकता है, 1 के साथ 2 हो सकता है। पहली वाली डाइस पे तो हमने 1 फिक्स किया हुआ है, 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। अब हमने क्या किया, दूसरी वाली डाइस पे 2 फिक्स कर दिया और साथ में पहली वाली डाइस पे 2 फिक्स कर दिया, और जो दूसरी वाली डाइस है उसे हम 1 से लेके 6 तक रोटेट करेंगे। 2 4 2 5 एंड 2 6। 3 1 3 2, पहली वाली डाइस पे 3 कर दिया इस बार हमने, 3 3 इस तरह से लेके 3 6 तक। फर्स्ट वाली डाइस पे हमने 4 लिया, 4 1 4 2 से लेके 4 6। फर्स्ट वाली डाइस पे हम लोगों ने 5 लिया, 5 1 से लेके 5 6 तक, 6 1 से लेके 6 6 तक। इस तरह से हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स बने। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डाइस है, उसको हम लोगों ने जो बनाया तो थ्रो किया तो दोनों पे डबल आना चाहिए। फर्स्ट वाले पे इवन नंबर आए, दोनों का जो सम है वो 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो होंगे। अब हम इन 4 टर्म्स को समझेंगे। जैसे प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह के नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 8 9 10 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एट लीस्ट ए एट लीस्ट बी। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि आपको एट लीस्ट 60 मार्क्स तो चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे आपके पास कोई भी फ्रेंड्स, स्कूल के टीचर या पेरेंट्स बोलते हैं कि आपके एट लीस्ट 60 मार्क्स आने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, आपके 60 और मोर, कि आपके 60 तो आने ही चाहिए, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट ए का मतलब आपके ए तो होने चाहिए या मोर देन ए। और अगर हम लोग बोलते हैं कि एट मोस्ट 60, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 60 तक ला सकते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे 60 और लेस देन 60। तो ये थोड़ी सी हेल्प करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों में ही कंफ्यूज रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेइंग कार्ड्स। तो देखिए प्लेइंग कार्ड्स में टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। इसमें अगर जो जोकर वगैरह हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। तो 52 कार्ड्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 26 और 26। ये रेड कलर है और ये ब्लैक कलर है। तो यहीं पे कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि हम एक कार्ड लें वो रेड कलर का हो, तो 26/52, वो ब्लैक कलर का हो 26/52। अब जो रेड कलर वाले कार्ड हैं वो भी आगे 13 कार्ड्स में, और ब्लैक कलर वाले कार्ड भी 13 कार्ड्स में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे जो ये रेड कलर के कार्ड होंगे वो हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। अब वो किस तरह से होंगे, वो आपने कार्ड देखे होंगे कि किस तरह से ये कार्ड बनते हैं, किस तरह से डिजाइन होगा। इसके ऊपर इस तरह से होगा हार्ट का, यहाँ पे डायमंड का ऐसे होगा जैसे ब्रिक्स ही होती है, यहाँ पे क्लब का, और यहाँ पे ये स्पेड, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट। तो हार्ट 13 होंगे, 13 डिवाइडेड बाय 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड ऑफ ए क्लब। तो क्लब के जो कार्ड होंगे वो 13 होंगे, 13 डिवाइडेड बाय 52। अब जो ये 13 कार्ड हैं वो कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सभी में ए होगा, ए का मतलब यहाँ पे एस है। सभी में यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से कंटिन्यू होते हुए सभी में 10 तक होंगे। तो यहाँ पे 10 कार्ड तो ये हो गए। अब 3 कार्ड बचे, जे होगा सभी में, जिसे हम जैक कहते हैं, क्यू, क्वीन एंड के।
किंग। तो यहां पे अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक कार्ड, तो जैक हमारे पास 4 हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 52। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाता है जैक ऑफ ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर के तो जो जैक हैं वो 2 हैं, 2/52। जैक ऑफ स्पेड, तो स्पेड का जैक तो एक ही होगा, तो 1/52। अब यहां पे दो चीजों को और समझना जरूरी है कि एक तो फेस कार्ड्स और ओनर कार्ड। तो देखिए फेस कार्ड कौन से होंगे, फेस कार्ड का सिंपल सा मीनिंग समझिए, जिनके ऊपर फोटो बना हुआ होगा। तो जो फोटो बना होता है वो जे, क्यू और के पर बना हुआ होगा, तो टोटल मिला के वो 12 कार्ड्स होंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपके पास ये 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 52। और ओनर कार्ड कौन से होंगे, जे, क्यू, के साथ में अगर हम ए को भी मिला दें, क्योंकि उनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये ओनर कार्ड हो गए। तो ये टोटल मिला के 16 हो गए। यूं भी आ सकता है कि फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के जो फेस कार्ड हैं वो हमारे पास 6 हैं, तो 6/52। और ओनर कार्ड उसमें अगर हम लोग ए भी मिला दें, ए भी कंबाइन कर लें, तो ओनर कार्ड हो जाते हैं। तो ये थे मोस्ट कंसेप्ट जो आपके टर्म 1 के हैं। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा याद करेंगे, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द आप उसका रिप्लाई हम लोग कर सकें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।